ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था वेब डेवलपमेंट का। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएचपी से। सो कुछ मेजर कंपोनेंट्स या मेजर क्वेश्चंस थे जो पीएचपी के रिलेटेड है, वो हम लोगों ने, जैसे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है या फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर क्या होता है एक्सेट्रा, जैसे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिए। तो जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, पहले वो फर्स्ट लेक्चर देखे, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर में आना, ठीक है? नहीं तो कुछ चीज़ें शायद समझ नहीं आएगी। सो नाउ कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। हम लोगों ने देखी व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। हम लोगों ने एक HTML का इंट्रोडक्शन भी देख लिया है कि HTML किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसका एक्चुअल यूज़ क्या है, CSS क्या है। हम लोगों ने कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन के फॉर्म में देख लिए। आज का हमारा जो गोल है वो थोड़ा PHP से हम लोग अब फेमिलियर होते हैं, और आई वांट, उसके पहले जब हम PHP स्टार्ट करें उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है? जो काफ़ी लोगों के दिमाग में पता नहीं आता है नहीं आता, आई डोंट नो, बट आना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो भाई, हमारे पास HTML है, वी हैव HTML। HTML किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? बाय टू डिज़ाइन या डेवलप वेब पेजेस, ठीक है? HTML किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो डेवलप वेब पेजेस। और उसके बाद आता है CSS। CSS किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो भाई टू मेक अ वेब पेज मोर अट्रैक्टिव, ठीक है? ये दोनों चीज़ हमको पता है भाई कि HTML और CSS यूज़ करके हम एक अच्छा सा वेब पेज हम बना सकते हैं, ठीक है? हमको ये पता है कि हम HTML और CSS को यूज़ करके एक अच्छा सा वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है? सो द क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि भैया कि अगर हम इन दोनों को यूज़ करके एक वेब पेज बना ही सकते हैं और वेब पेज को यूज़ करके हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, तो द एक्चुअल क्वेश्चन राइजेज इज कि वाई डू वी रिक्वायर अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना पहले से। सो द मेन क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी रिक्वायर अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? अगर हम लोग HTML और CSS यूज़ करके ही अच्छे से हम लोग भैया एक वेब पेज बना सकते हैं, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत एक्चुअली हम लोगों को पड़ी क्यों? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ऐसे बोलोगे, कुछ लोग मेरे को एक आंसर दे देंगे कि भाई कि HTML और CSS यूज़ करके सिर्फ स्टैटिक आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है? और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करके आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। यानी आप अगर सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS यूज़ करो तो आप सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन आप HTML, CSS और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करो तो डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ ओके, ये करेक्ट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों हम सिर्फ HTML और CSS से सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो, स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्टैटिक की स्पेलिंग गलत है। स्टैटिक वेबसाइट्स, हाँ, तो क्यों हम लोग सिर्फ HTML से और CSS से सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट ही बना सकते हैं? क्यों हम उस पर डायनेमिक वेबसाइट ही बना सकते हैं HTML CSS यूज़ करके? और ऐसा तो क्या चीज़ हमको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती है कि हम वेबसाइट को डायनेमिक कर सकते हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग देखते हैं कि वाई डू वी रिक्वायर अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली। चलो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो एक HTML है, HTML में एक फॉर्म बनाता हूँ, एक सिंपल सा फॉर्म बनाते हैं हम लोग। भैया यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है हमारे पास और एक बटन है। अभी हम लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना,
इसमें सिर्फ HTML यूज़ कर रहे हैं प्लस CSS अगर आपको चाहिए तो यूज़ करो। वी आर नॉट यूजिंग जावास्क्रिप्ट और एनी अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हम लोगों ने इस पेज के, इस वेब पेज में जिसमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेज और एक बटन है, हमने कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं की है। ना हम लोगों ने इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ की है, ना हम लोगों ने इसमें PHP यूज़ किया है, ना हम लोगों ने इसमें ASP यूज़ किया है, कुछ भी यूज़ नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ HTML यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा टू और यहाँ पे लिखा टू। अब अगर आप देखोगे कि मुझे एक आंसर चाहिए कि भाई जो भी डेटा यहाँ पे इनपुट करूँगा दोनों टेक्स्ट बॉक्स में, तो ऐड पे क्लिक करने से आंसर आ जाना चाहिए दोनों टेक्स्ट बॉक्स का एडिशन, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कोई वे है ही नहीं कि HTML में, ठीक है, हमारे पास HTML में ऐसा कोई वे है ही नहीं कि जिनमें हम लोग 2 टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को ऐड करवा दें। मतलब तो भैया आप बोलोगे कि हम लोगों ने सर कैल्सी वगैरह तो बनाए हैं, तो अगर आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर्स में कैल्सी या ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग बनाई होगी जिसमें से आप यूज़र का नाम ले रहे हो और हेलो यूज़र या गुड मॉर्निंग यूज़र का नाम प्रिंट कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें जो आपने बनाई थी वो आपने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाई होगी। अगेन जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या अगेन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो वी आर नॉट इंक्लूडिंग क्लाइंट साइड एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर आप सिर्फ और सिर्फ HTML को यूज़ करके, सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करके कुछ भी डायनेमिक करने जा रहे हो तो आपके पास कोई वे नहीं है। आपको अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट या कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ तो करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों कि भाई HTML में हम लोग कुछ भी डायनेमिक नहीं कर सकते? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। इस आंसर को नोट डाउन कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, कहीं पे भी किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई हम लोग HTML को सिर्फ HTML का यूज़ करके डायनेमिक वेबसाइट्स क्यों नहीं बना सकते, क्यों? दैट इज़ द मेन मोटो। तो HTML इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। HTML क्या है? HTML इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ये चीज़ को ध्यान रखना, इसको बोल्ड कर देते हैं। HTML क्या है? एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल। अब स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है ये समझने की ट्राई करते हैं कि व्हाट इज HTML एंड व्हाई डू वी रिक्वायर और व्हाई इट इज स्टेटलेस। नाउ तो व्हाट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल? अब देखो स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, ये चीज ध्यान देना। HTML does not preserve the state, yeah, you can say value of elements, ठीक है। तो why we cannot use HTML to create dynamic web page? उसका सबसे सिंपल और सबसे ओरिजिनल ऑथेंटिक आंसर है कि HTML इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ठीक है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि HTML डज नॉट प्रिजर्व द स्टेट या कि से वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है भैया? तो इसका बहुत ज़्यादा सिंपल मतलब है कि आप यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्सेस है इसमें 2 वैल्यू डालो या आप इसमें कोई एक दूसरी वैल्यू डालो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 25, तो HTML जो है ना वो आपकी जो स्टेट्स है यानी जो आपकी वैल्यू है कंट्रोल में आप वैल्यू दे रहे हो ना उसको प्रिजर्व नहीं करता। यानी एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, आपने बटन प्रेस किया, भाई ऐड का बटन प्रेस कर दो, यानी फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म रिलोड हो गया। तो ये जो डेटा है ना HTML ने जो आपने HTML के अंदर वैल्यू प्रोवाइड की है वो चला जाएगा। HTML को याद नहीं रहेगा कि आपने क्या डेटा डाला है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेटलेस प्रोटोकॉल कि HTML में जब भी आप फॉर्म सबमिट करो या पेज को रीलोड करो तो ये जो आपकी वैल्यूज़ है आपके कंट्रोल्स के अंदर, जो टेक्स्ट बॉक्स हो, चेक बॉक्स हो, रेडियो बटन हो, HTML उसको फ्लश कर देता है, यानी HTML उन वैल्यूज़ को भूल जाता है। अगर वैल्यू ही आपके पास नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई वैल्यू नहीं है आपके कंट्रोल की, तो आप उसको किस तरह से यूज़ कर पाओगे? सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट ओनली यूजिंग HTML एंड CSS। सो रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू हाईलाइट, ठीक है। इस लेक्चर में अपनी सीरीज़ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो शायद आपके सिलेबस में ना हो बट आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स वगैरह शायद आई डोंट नो कि आपके सिलेबस में है कि नहीं, बट आई वुड लाइक टू इंक्लूड दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर
करिकुलम, ठीक है। तो वी आर नॉट ओनली सिलेबस ओरिएंटेड, वी आर प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड, ओके। Okay, so now we are going to discuss some aspects of PHP. थोड़ी सी PHP का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अब हम लोग। So PHP was invented by Rasmus Lerdorf in 1994, ठीक है। PHP का जो इनिशियल वर्जन था वो रेस्मस लेरडॉर्फ ने इन्वेंट किया था 1994 में, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में मैं डीप में नहीं जाऊँगा बिकॉज हिस्ट्री इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट हम लोग क्रिएटर को थोड़ा क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है। तो रेस्मस लेरडॉर्फ ने 1994 में PHP को इन्वेंट किया था पर्सनल यूज़ के लिए, बट इट इंस्टेंटली बिकेम वेरी हिट, और वो बहुत ज़्यादा ईजी थी इन कंपेरिजन टू दैट कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट दैट टाइम। तो PHP वॉज क्वाइट फेमस एट अ वेरी अर्ली पेस। तो अब रेस्मस लेरडॉर्फ ने 1994 में इसको इन्वेंट किया। तो PHP का जो फुल फॉर्म था वहाँ तब उन्होंने रखा था पर्सनल होम पेज, ठीक है। तो PHP का जो फर्स्ट फुल फॉर्म था दैट वाज पर्सनल होम पेज। नाउ अभी क्या हुआ कि PHP हो गई भाई पॉपुलर होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे इसके कम्युनिटीज़ फॉर्म होने लगे, कम्युनिटीज़। अब ये कम्युनिटीज़ क्या करती थी, देखो इसमें कम्युनिटीज़ में क्या होते थे कि बहुत सारे अच्छे प्रोग्रामर्स की एक टीम जैसा आप समझ लो, वर्चुअल टीम या प्रैक्टिकल टीम समझ लो, फिजिकल टीम समझ लो। ये लोग क्या करती थी कि एक चीज़ के लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट लाने लगे PHP में कि भैया देखो ये चीज़ हम लोग और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, कि भाई ये जो पैटर्न है XYZ चीज़ें हमको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि PHP में जो ओरिजिनल बेस था PHP का, उसको इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे और ज़्यादा बेटर करने का है। और PHP के अलग अलग वर्जन आते गए, ठीक है। तो फर्स्ट PHP से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ चुके हैं PHP में। अगर आप PHP का जो फर्स्ट रेस्मस लेरडॉर्फ का वर्जन देखोगे और आज का जो PHP का वर्जन देखोगे, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें जो फर्स्ट वर्जन में अवेलेबल नहीं थी वो अभी के वर्जन में अवेलेबल है, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप ये पता लगाओ कि करेंटली इंडस्ट्री में PHP का कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये एक बार देख लेना कि कौन सा अभी वर्जन चल रहा है PHP का। सो कम्युनिटीज़ के आने के बाद क्या हुआ, PHP स्टार्टेड ग्रोइंग, डेवलपिंग। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर PHP के नए वर्जन्स निकालने लगे। उसके बाद जो PHP का फुल फॉर्म था वो चेंज कर दिया, पर्सनल होम पेज की जगह हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, तो भैया ये आ गया H और P। तो ये वाला जो फर्स्ट P है एब्रीविएशन में, ये P कहाँ गया, अच्छा तो ये वाला P जो है, तो एक्चुअली ये वाला जो PHP का फुल फॉर्म है इट इज़ अ रिकर्सिव एब्रीविएशन। रिकर्सिव एब्रीविएशन मतलब क्या, कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा रिकर्सिव एब्रीविएशन है। अभी इसका एक मतलब समझाता हूँ। देखो अगर आप देखोगे PHP तो ये हो गया प्री हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और ये जो P स्टैंड करता है, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर को प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग हाइपर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद जो एक P आ गया, इट स्टैंड्स फॉर PHP, यानी जो फर्स्ट P है दैट इज प्री प्रोसेसर, नेक्स्ट H इज हाइपर टेक्स्ट एंड P स्टैंड्स फॉर अगेन PHP, ठीक है। थोड़ा क्रेजी है बट इट इज़ ट्रू। अब अगेन इस P में प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसर, और ये हाइपर टेक्स्ट, और ये P अगेन स्टैंड करता है PHP के लिए। सो दैट इज़ रिकर्सिव। ये जो इसका फुल फॉर्म है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ रिकर्सिव एब्रीविएशन, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन PHP एंड अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ PHP। में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता थियोरी की, बिकॉज थियोरी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ एक चीज़ है वो ध्यान रखना है आपकी, मुझे ये बताना कि PHP का कौन सा वर्जन अभी मार्केट में चल रहा है। विल बी डिस्कसिंग दैट इन लेटर लेक्चर्स। अभी PHP पढ़ रहे हो भैया, तो PHP की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ फीचर्स ऑफ PHP, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ PHP, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ PHP। तो जो फर्स्ट फीचर है PHP का, दैट इज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ओपन सोर्स। फीचर नंबर 1 क्या है,
PHP का ओपन सोर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? तो इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल ओके तो देखो अभी ओपन सोर्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत डिफरेंट चीज़ें रहती है कि ओपन सोर्स का मतलब लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगता है, ओपन सोर्स का मतलब लोग मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं फ्री। नहीं भैया, ओपन सोर्स का मतलब सिर्फ फ्री नहीं है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब सिर्फ फ्री नहीं है। ओपन सोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं आप जाओगे कहीं मीटअप्स वगैरह में जाओगे, प्रोफेशनल मीटअप्स वगैरह में कहीं पे, तो ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ होती है, ओपन सोर्स मीटअप होती है। वहाँ अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भैया ओपन सोर्स का मतलब आप बोल दोगे फ्री, तो थोड़ी इंप्रेशन डाउन हो जाएगी। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स, ये हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ओपन सोर्स, देन आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द फ्री थिंग्स एंड व्हाट आर नॉट। तो ओपन सोर्स का मतलब देखो क्या होता है, सबसे पहले कि उसका जो सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड। अभी देखो आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जो PHP है वो अल्टीमेटली C एंड C++ को यूज़ करके ही बनी है भैया। तो C एंड C++ आर सो इम्पॉर्टेंट। अगर अभी भी आपको नहीं आता तो प्लीज़ रेफर टू C++ ट्यूटोरियल्स बाय अस, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट C++ थिंग्स। इवन Windows 7 C++ यूज़ करके बना था, इफ़ यू डोंट नो, क्विक फैक्ट। तो अभी आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओ तो उसका सोर्स कोड होगा। सोर्स कोड मतलब क्या, जो भी कोड आप लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कराता हूँ C में या C++ में, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके ऊपर नीचे शायद मैं लिखूँगा वॉइड मेन या इंट मेन। सो ये क्या हो गया, मेरा एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया, और ये जो चीज़ है, जो कोड लिखा है आपने, दैट इज़ योर सोर्स कोड। ये जो क्या है आपका सोर्स कोड है। तो वैसे ही अगर आपने PHP डेवलप कर लिया भैया, तो PHP भी आपने C++ को यूज़ करके ही बनाया ना। तो C++ यूज़ करके बनाया तो उसकी इस तरह से आपने कुछ लंबी, इतनी छोटी सी तो नहीं पर लंबी चौड़ी कोडिंग तो की होगी, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि जो दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक ओपन सोर्स, दूसरी होती है प्रोप्राइटरी बेस। प्रोप्राइटरी बेस यानी लोग जिसको ओन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लोगे C# या ASP या C# ले लो, ASP ले लो, VB ले लो, एक्सेट्रा। बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसको कौन ओन करता है, इनके ओनर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, इनका ओनर है। तो आपने इन लैंग्वेजेस या इन टेक्नोलॉजीज़ को बनाने के लिए कुछ कोडिंग की होगी, ठीक है। वो कोडिंग माइक्रोसॉफ्ट आपको डायरेक्टली फ़िलहाल तो नहीं देता, ठीक है, डायरेक्टली आपको नहीं देता कि इंटरनेट पे रखिए भाई, जाओ मैंने C# कैसे बना, उसकी कोडिंग है, जाके देख लो। दैट इज़ नॉट अलाउड बाय माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और समवन लाइक दैट। बट जो C है या C++ है, या आप देख लो जितनी भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज है, लाइक पाइथन है, PHP है, जावास्क्रिप्ट है, तो इनके जो सोर्स कोड है ना, वो आपको देखना है कि भैया मैं C++ यूज़ करके इन लोगों ने कैसे PHP बनाया, इन लोगों ने PHP में कोडिंग क्या लिखी है। तो अब GitHub नाम की एक वेबसाइट है, आप अगर गूगल करोगे कि PHP सोर्स कोड, तो GitHub का लिंक खुलेगा, आप वहाँ जाके पूरा का पूरा PHP डाउनलोड कर सकते हो। मतलब PHP में उन लोगों ने क्या C++ की कोडिंग की, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दैट कोडिंग इटसेल्फ, दैट इज़ ओपन सोर्स। कि इसका जो सोर्स कोड है, आई होप सोर्स कोड का मीनिंग समझ आएगा, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड। आप उसको कुछ पे ही नहीं कर रहे कि भाई मुझे आपको इतने पैसे पे करने हैं, ऐसा कुछ नहीं, सीधा जाओ डाउनलोड करो और स्टडी करो। वो स्टडी करोगे तो भी आपको बहुत कुछ शायद सीखने मिलेगा, बट थोड़ा हाई लेवल की कोडिंग होती है। तो फर्स्ट थिंग ऑफ ओपन सोर्स, इसके सोर्स कोड इज अवेलेबल टू डाउनलोड फ्रीली, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक PHP लिया, दूसरे को दे रहा हूँ, तो इट इज़ कम्प्लीटली लीगल। इसमें ना ही ग्रे ना डार्क है ना ब्लैक है, कुछ नहीं भैया, सीधा लीगल है। आप एक PHP का सोर्स कोड दूसरे लोगों को दे सकते हो। दूसरी चीज़ कि अगर आपको लगता है ना कि भैया देखो यार, ये यहाँ पे ये पॉइंटर की जगह ये यूज़ करना चाहिए था, ये वेरिएबल यूज़ करना चाहिए था, तो यू कैन इवन मॉडिफाई योर कोड ऑफ PHP।
और आप कम्युनिटी में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया मैंने ये वाली जो चीज़ थी या एरे है या वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है उसको थोड़ा सा चेंज किया या भी ईजी हो गया, तो आप कम्युनिटी में सोर्स कोड को दे भी सकते हो और वहाँ पे आपका मेंशन भी होगा कि भाई ये चीज़ इस बंदे ने प्रोवाइड की थी। तो ओपन सोर्स का बहुत वास्ट मीनिंग है कि देखो आप उसको फ्री, देखो पहली चीज़ तो उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, दूसरी चीज़ आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, देन इट इज़ यू कैन मॉडिफाई। जबकि ये चीज़ें जो प्रोप्राइटरी बेस या ओनर बेस, आप इन सिंपल लैंग्वेज में बोलो, लेमन लैंग्वेज में बोलो, तो जो ओनर बेस्ड टेक्नोलॉजी से उसमें अलाउड नहीं है। आप सी शार्प का डायरेक्ट कोड नहीं देख सकते, आप ASP का डायरेक्ट कोड नहीं देख सकते, बट आप PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट इन सब के कोड देख सकते हो बिकॉज दीज आर ओपन सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, मोस्ट ऑफ एटलीस्ट 80 to 90% चीज़ें जो ओपन सोर्स होती है आर फ्री टू यूज़। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा 100%, 80 to 90% चीज़ें एटी टू 90% ओपन सोर्स चीज़ें क्या है, फ्रीली अवेलेबल होती है ओपन सोर्स। ठीक है, उनमें कुछ जो फीचर्स होते हैं सिर्फ आपको उनके लिए पे करना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ओपन सोर्स फ्री हो। नहीं भैया, आप किसी वेबसाइट पे जाओ, कोई भी XYZ वेबसाइट उठा लो और उस वेबसाइट का इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बताता हूँ, तो लेट अस गो फॉर एनीथिंग फेसबुक। बहुत टाइम लगेगा, ट्विटर ले लेते हैं। चलो इसको लोड होने में टाइम लग रहा है, तब तक हम लोग देखते हैं। तो देखो, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, इसको इंस्पेक्ट करो, या इंस्पेक्ट नहीं करना तो भैया व्यू पेज सोर्स करो, तो आप ट्विटर की कोडिंग पूरी देख सकते हो। ठीक है, ये पूरी ट्विटर का जो भी होम पेज है उसकी कोडिंग आपके सामने अवेलेबल है, तो दिस इज़ ओपन सोर्स। ठीक है, बट आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट लीगल कम्प्लीटली। ये लीगल नहीं है कि आप इस पूरे सोर्स कोड को कॉपी कर लो। तो ओपन सोर्स चीज़ें हर जगह फ्री हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आई होप इतना तुमको समझ आया होगा। नाउ सेकेंड थिंग, द सेकेंड फीचर, द फर्स्ट फीचर वॉज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसका सोर्स कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट फीचर है PHP का, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ PHP इज़ अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है, दो टाइप की लैंग्वेजेस आती है टाइप बेस पे। टाइप मतलब डेटा टाइप, यहाँ पे जो मैं टाइप की बात कर रहा हूँ वो डेटा टाइप के रिलेटेड है। ठीक है, तो डेटा टाइप के रिलेटेड दो टाइप की लैंग्वेजेस आती है। ठीक है, लेट मी नोट इट डाउन, लूजली टाइप्ड एंड दूसरी आती है स्ट्रांगली टाइप्ड। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या है भैया, कि लूजली टाइप क्या है, स्ट्रांगली टाइप क्या है, ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है पहले उसका देख लेते हैं। यू नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, यू नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। और जो स्ट्रांगली ये स्ट्रांगली टाइप में यू नीड टू डिक्लेयर। अब यहाँ पे ठीक है, सो स्ट्रांगली टाइप में क्या होता है, अगर आपको कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है तो आपको पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट लूजली टाइप में प्रॉब्लम ही नहीं है। लूजली टाइप क्या बोलता है कि भैया आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं यूज़ करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सी का कोड लिख रहा हूँ, मुझे बताना। वॉइड मेन i equals to 5 and printf %d and I. तो will this program execute? This is the question. Pause the video एक बार
एंड देन ट्राई टू फाइंड द आंसर कि यार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि एरर देगा। ठीक है, पॉज करो 2 सेकेंड के लिए और आंसर करो। चलो आंसर देता हूँ अब मैं। आई होप कि ट्राई किया हुआ चीटिंग नहीं की होगी। तो यहाँ पे ये एक एरर देगा। ठीक है, एरर क्या देगा? अनडिफाइंड सिंबल आई। ठीक है, तो मतलब ये क्या बोलेगा? अनडिफाइंड सिंबल है या ऐसा ही कुछ एरर देगा, सिमिलर एरर, बट मीनिंग यही होगा। यहाँ पे अब जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो ये एरर देगा अनडिफाइंड सिंबल है या अनडिक्लेयर्ड सिंबल आई, ऐसा कुछ, या अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड कुछ कांस्टेंट आई, ये देगा। क्यों? क्योंकि भैया सी क्या बोलता है कि आप कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने आई यूज़ किया, तो भाई पहले यूज़ करो, उसके पहले डिक्लेयर करो भाई इंटीजर आई। तो कंपाइलर को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे देयर इज़ अ वेरिएबल आई जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे सी को हमको बताना पड़ता है, सी के कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भैया आप आई नाम का वेरिएबल यूज़ करोगे। अब ये डिक्लेयर करके क्या पता है? तो यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नेम्ड आई एंड इट विल होल्ड इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, सेकेंड। सो आप इंटीजर आई लिख के क्या बता रहे हो कंपाइलर को कि भाई मैं एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और आई, ये जो आई है ये क्या इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, यानी 2, 5, 10, 25, 35 ऐसी वैल्यू स्टोर करेगा। तो जब भी आपको सी में कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है तो कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? उसको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। सो दैट इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। नाउ लेट अस गेट बैक टू लूजली टाइप लैंग्वेजेस। तो PHP इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो PHP का एक बेसिक सिंटैक्स मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको PHP का कोई भी कोड लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे वॉइड में लिखते थे, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट क्वेश्चन मार्क PHP स्मॉल में, कैपिटल में नहीं चलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों चीज़ों के बीच में आपको कोई भी PHP का कोड लिखना है। और यहाँ पे अगर आपको कोई वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है, अभी थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। धीरे धीरे जैसे आप यूज टू होने जाओगे वैसे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या लिख रहा हूँ मैं। तो जस्ट $i=5 एंड अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो जैसे कि यहाँ पे printf था आपके सी में, तो यहाँ पे इको, और इको सिर्फ $i सेमीकोलन, ख़त्म, बस इतना ही, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, इट इज़ अ सक्सेस। आपको आई डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप आई डिक्लेयर नहीं करते तो यहाँ पे एरर देता है कि भाई अनडिफाइंड सिंबल आई, आपने आई को डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ पे भी आपने आई डिक्लेयर नहीं किया लेकिन चलेगा। PHP को चलता है कि आप आई डिक्लेयर मत करो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू लेनी है, उसका डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ है, 2 चीज़ें ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है, जैसे कि मेरे को आई यूज़ करना है या कोई भी, तो मुझे उसके आगे डॉलर लिखना पड़ेगा कंपलसरीली। कोई भी वेरिएबल के आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डॉलर। देखो यहाँ मैंने आई, सिर्फ आई नहीं लिखा, $i लिखा है, $i=5। और जब प्रिंट कर रहा हूँ ना तो प्रिंट के लिए भी मैंने $i लिखा है। तो आप वेरिएबल को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आप सिर्फ $i लिखना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि क्या है भैया, डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द वैल्यू। आप कोई भी जो वैल्यू दोगे ना, डेटा टाइप PHP ऑटोमेटिकली उसका डिसाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया है 5, तो 5 इंटीजर वैल्यू है। 5 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। तो इस सिचुएशन में आई का जो डेटा टाइप है वो क्या हो गया भैया? इंटीजर। आई का डेटा टाइप क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ $i=apple, अभी मैंने क्या कर दिया? $i=apple
एप्पल, तो यहाँ पे आई का डेटा टाइप अब ऑटोमेटिकली PHP क्या डिक्लेयर कर देगा, स्ट्रिंग। अगर मैं लिखता हूँ $i इक्वल्स टू 25.2, तो अब आई का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फ्लोट। तो यानी डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप, PHP अपने आप डेटा टाइप असाइन कर लेगा या डिक्लेयर कर देगा आपके वेरिएबल की बेस्ड ऑन द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग टू PHP, ठीक है। सो दैट इज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। बहुत सारी लूजली टाइप लैंग्वेजेस है, PHP है, पाइथन है, एक्सेट्रा। मैं बहुत ज़्यादा अब मेरे को एक चीज़ बताना, आप लोगों ने एक लूजली टाइप लैंग्वेज पढ़ी है, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी एक लूजली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी है लूजली टाइप लैंग्वेज? ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉज करो, सोचो 2 मिनट, फिर वीडियो देखना। चलो, तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखने जाओगे, स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज तो बहुत सारी पढ़ी आपने, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? हाँ, और डिफरेंस बिटवीन लूजली टाइप लैंग्वेज एंड स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज भी 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज का आप देखने जाओ तो पहला एग्जाम्पल है C++, जावा, VB, बहुत सारी लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। आपने ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी थी अभी तक लास्ट सेमेस्टर्स में, वो सारी की सारी कैसी आपकी लूजली टाइप स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस है। नाउ अब लूजली टाइप लैंग्वेज तो मैंने एक बता दी, PHP तो वो काउंट नहीं होगा। तो भैया चलो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखने जाओ तो PHP, पाइथन और एक लैंग्वेज जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ी होगी दैट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज, यानी आपको वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। हाँ, VARX लिखो चलेगा, VAR, लेकिन आप यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करा एक्स का। अगर आप नहीं भी VARX लिखो तो भी आप डायरेक्ट x इक्वल टू 5 लिखो ना तो भी चलेगा, ठीक है। सो दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज एंड लूजली टाइप लैंग्वेज। एंड द सेकेंड फीचर ऑफ PHP इज दैट इट इज़ अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PHP का, और PHP का फीचर ही 7 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछते हैं, 4 मार्क्स में भी पूछा चुका है कभी कभी, और 7 मार्क्स में भी काफ़ी बार पूछा चुका है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 फीचर्स डिस्कस किए। द फर्स्ट फीचर वॉज ओपन सोर्स, सेकेंड फीचर इज लूजली टाइप लैंग्वेज। तो लूजली टाइप लैंग्वेज मतलब यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप of variable before using it, ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट OOP। PHP सपोर्ट्स POP एज वेल एज OOP। आ गया फिर से OOP। चलो मैं पॉज कर दूँ और थोड़ा डिलीट कर लेते। ओके, तो POP OOP मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि व्हाट इज़ POP एंड OOP। आई होप थोड़ा आइडिया सभी को होगा। तो POP क्या होता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। यानी आप इसमें फंक्शंस वगैरह बनाते हो, उसमें क्लासेस वगैरह का कोई रोल नहीं होता। और OOP क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप देखने जाओ तो आपने POP जो POP लैंग्वेज है कौन सी पढ़ी है? जैसे POP के अंदर आपने पढ़ी होगी फॉर एग्जांपल C, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने पढ़ी जावा, C++ एक्सेट्रा, वो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो PHP क्या बोलता है कि भैया आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड यूज़ करना है, तो ठीक है, आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या हम लोगों ने कोई क्लास बनाई नहीं है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि नहीं भैया मुझे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फॉर्म में यूज़ करना है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब आप यहाँ जाओ, आपको चाहिए तो आप क्लासेस वगैरह बनाओ। भाई मैं बनाना चाहता हूँ कि क्लास मुझे यूज़ करनी है, तो क्लास EMP। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो भैया मेरे को एक फंक्शन बनाना है, गेट
और आप इसको ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज़ कर सकते हो एंड सो ऑन। यानी आपको चाहो तो आप क्लासेस वगैरह बनाओ, आपको चाहिए तो आप क्लासेस मत बनाओ। अगर आप क्लासेस नहीं बनाओगे तो इट इज़ पीओपी। अगर क्लासेस वगैरह बना रहे हो, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हो, तो इट बिकम्स ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पीएचपी को आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज प्रोसीजर ओरिएंटेड। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ ओपी, सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ पीएचपी आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, बट अगर टाइम बचा तो आई विल बी कवरिंग एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर टाइम बचा तो मैं डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एटलीस्ट बेसिक्स तो कवर करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं करता ही हूँ हर साल, इस साल भी शायद ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पीएचपी में किस तरह जाए उसे एक इंट्रोडक्शन मिल जाए। पीओपी तो हमारे सिलेबस में है ही। ओके, फोर्थ फीचर ऑफ पीएचपी दैट इज C++ लाइक स्ट्रक्चर। देखो, ट्रस्ट मी, PHP इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी से ईजी लैंग्वेज, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो PHP इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज इसका जो भी स्ट्रक्चर, अगर आपको इफ एल्स लिखना है तो पूरा C++ में जो भी आपने C++ है, जावा में ऑलमोस्ट जो भी C++ के स्ट्रक्चर्स पढ़े वही स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इफ एल्स, स्विच, एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, $v जो भी होगा वो। ठीक है, सो इसके जो भी स्ट्रक्चर्स है बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर के मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स आर सेम ओनली ऑफ C एंड C++। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक C++ भी आइडिया होगा, थोड़ा बहुत भी C++ का, तो PHP विल नॉट बी डिफिकल्ट। एक्चुअली स्ट्रक्चर्स में तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगी। देन नेक्स्ट फीचर इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मैं फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे मैं फिर से डिस्कशन करूँ। सो आई होप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर से बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो पहले देख लो। ठीक है, और अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉलो करता है तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी फॉलो करेगा। तो अगर आप कुछ बुक्स वगैरह रेफर करोगे तो उसमें इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग भी डिस्क्राइब किया गया है कुछ पॉइंट्स में, बट अल्टीमेटली हर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑलमोस्ट सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर फॉलो करती है। तो इसको अलग से एज अ फीचर कंसिडर करना आई डोंट थिंक इट इज़ प्रॉपर। कुछ लोग करते हैं, गलत भी नहीं है बट नॉट प्रॉपर। तो अगर वो रिक्वेस्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है तो वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी फॉलो करेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ईजी टू इंटीग्रेट विद HTML। ठीक है, सो PHP एक्चुअली इज़ वेरी इजी टू इंटीग्रेट विद HTML। इसका अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल देखेंगे क्यों इट इज़ एंड हाउ यू कैन इंटीग्रेट HTML विद PHP। ठीक है, इसका नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल देखते हैं, बट फिर भी एक चीज़ याद रखना कि वी इंटीग्रेट PHP inside HTML and not HTML inside PHP। ठीक है, ये रूल को मैं कल बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो रूल है नेक्स्ट लेक्चर में। अभी काफ़ी लोग क्या, हम लोगों को क्या करना है एक्चुअली, देखो, इंटीग्रेट PHP इनसाइड HTML। हमको एक्चुअली करना है क्या, इंटीग्रेट PHP इनसाइड HTML एंड नॉट HTML इनसाइड PHP। बहुत ज़्यादा लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं करते। काफ़ी लोग इंटरव्यू में फेल इसीलिए होते हैं, आता सब कुछ होता है बट ये रूल फॉलो नहीं कर रहे होते, और जो प्रोज होते हैं वो लोग ये रूल ऑलरेडी फॉलो करते हैं। ये रूल के ऊपर हम लोग कल एक बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, 7th थिंग इज स्टेट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब ये रूल भी इंपॉर्टेंट है, क्यों स्टेट मैनेजमेंट। देखो, हम लोग PHP यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए ही भैया। क्यों, क्योंकि HTML स्टेट मैनेज नहीं करता, यानी जो भी आपके कंट्रोल्स की वैल्यू उसको मैनेज नहीं करता, बट आप PHP को यूज़ करके स्टेट मैनेज कर सकते हो, यानी वी कैन मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ, यू कैन से कंट्रोल्स, या कोई दूसरी वेरिएबल्स वगैरह की भी वैल्यू आप PHP में स्टोर करवा सकते हो। यानी पेज रिफ्रेश भी हो जाएगा या पेज सबमिट कर दोगे तो भी स्टेट आपका मैनेज रहेगा। ठीक है, देन देयर इज, इसके ऊपर हम लोग पूरा एक चैप्टर, ये स्टेट मैनेजमेंट का एक पूरा चैप्टर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा फ्यूचर में। दैट देयर इज इम्प्रूव्ड लाइब्रेरी। वाओ, वाई PHP इज सो
फ्लेक्सिबल या इतनी ज़्यादा यूज़ की होती है बिकॉज इसके पास बहुत ज़्यादा वास्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब क्या, देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोगों को अभी नीचे नेक्स्ट लेक्चर्स में धीरे धीरे आप जब से एरे फंक्शंस वगैरह पढ़ोगे तब आएंगे। पीएचपी में ऑलमोस्ट हर रेगुलर यूज मतलब आप जो भी क्या बोलते हैं नॉर्मल वर्क है, नॉर्मल टास्क है, भैया मुझे एडिशन करवाना है एरे के अंदर, मुझे एरे बिल्डअप करना है, मुझे क्लास के अंदर ये फलानी चीज़ करवानी है या ये करना है, तो फंक्शन चेक करवाना कि फंक्शन है कि नहीं, फाइल है कि नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कॉमन यूजेज है ना, कॉमन यूजेबल फंक्शंस ऑलरेडी पीएचपी में है। तो जितने भी कॉमन यूजेबल फंक्शंस है देज आर इंक्लूडेड इनसाइड पीएचपी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई पीएचपी के पास एक बहुत बड़ी वास्ट लाइब्रेरी है फंक्शंस की या आप बोलोगे क्लासेस की, जो हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ पीएचपी, ठीक है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू। तो जो काम आपको दिया है वो कर लेना, दोनों वीडियो एक बार स्टडी कर लेना, कल और थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे पीएचपी को।